हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और मैं अपनी यूट्यूब चैनल जीनियस एज कोचिंग में आप सबका अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12वीं की फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, गाउस के प्रमेय से कूलाम नियम की व्युत्पत्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो 100% गारंटी है कि आपसे ये बढ़ने लगेगा। यहाँ पर कोई बिंदु O है और उस बिंदु O पर हम प्लस Q आवेश की कल्पना कर लेते हैं। किस बिंदु O पर कोई प्लस Q आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि मान लें कैपिटल E, चूँकि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई कैपिटल E। यहाँ पर इसे हम, चूँकि गाउस का प्रमेय लागू होता है बंद पृष्ठ के लिए, तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए हम O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या वाले एक इस तरह से स्फीयर या गोले का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये गोला बन गया। अब यहाँ पर ये जो गोला है ये काम करेगा गासीय पृष्ठ के समान। गासीय पृष्ठ का मतलब होता है जिसमें गाउस का प्रमेय लागू हो जाए, अर्थात बंद पृष्ठ। यहाँ पर हम इस बिंदु P को यहाँ इंगित कर देते हैं। अब देखिए, इस गोले में अगर के पृष्ठ में अगर कोई अभिलंब खींचा जाए तो ये अभिलंब की दिशा भी निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही होगी और इस अभिलंब की दिशा को हम ऐसे बना देते हैं। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होगा शून्य अंश, क्योंकि दोनों की दिशा है समान। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इस गासीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई ले लें। तो कुल विद्युत फ्लक्स के लिए हम पूरा समाकलन करेंगे। ई डी एस सदिश रूप में ऐसा लिखा जा सकता है, फाई ई इक्वल टू समाकलन हो गया ई डी एस कॉस थीटा, फाई इक्वल टू समाकलन ई डी एस कॉस जीरो, फाई इक्वल टू ई समाकलन डी एस। चूँकि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1। देखिए, यहाँ तक पहले समझते हैं हम। फाई इक्वल टू ई डी एस या फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा इंटीग्रेशन करके लगाया गया है। ये विद्युत फ्लक्स होता है, किसी भी पृष्ठ से संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है और इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप पहले देख लीजिएगा। तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होगा ये ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा होता है ये उस पृष्ठ से गुजरने वाले अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के मध्य बनने वाला कोण होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E हो गया और इस पर खींचा गया अभिलंब ds हो गया। तो दोनों के मध्य में जो कोण बन रहा है निश्चित रूप से शून्य अंश का बन रहा है और इस प्रकार यहाँ थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, शून्य। तो इस तरह थीटा का मान हो गया शून्य। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन किया हमने ई डी एस कास 0, चूँकि कास 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 रखने का कोई अभिप्राय नहीं है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी एस। ठीक है, अब इंटीग्रेशन डी एस या समाकलन डी एस का मतलब है उस पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ का जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो छोटे छोटे पृष्ठों का पूरा योगफल आ जाएगा। तो इस तरह किसी गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर चूँकि इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का क्षेत्रफल। तो ये मान हम यहाँ रख सकते हैं। तो हो गया फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया समीकरण 1। ठीक है, चूँकि किसी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम इंटीग्रेट किए हैं ds को, तो आ गया गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, हम परंतु गाउस के प्रमेय से देखते हैं। गाउस के प्रमेय से फाई ई इक्वल टू होता है Q/ε0। ये हो गया समीकरण 2।
गास का प्रमेय पहले बताया जा चुका है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 और फाई इक्वल टू आया है इंटू 4πr²। तो ये दोनों समीकरणों में हम देखते हैं कि ये बायां पक्ष हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, इसलिए हम दाहिने पक्ष की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करते हैं तो क्या हो गया यहाँ, ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, इंटू 4πr² इक्वल टू क्या कर लिया हमने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं या करके ई इक्वल टू 1 अपॉन 4π∈0 इंटू क्यू अपॉन r², और ये आ गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, इसके बाद यदि हम इस बिंदु P पर, जो बिंदु P लिया गया है, कोई Q0 आवेश जो परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज होता है, इसकी कल्पना कर लें कि वहाँ पर कोई Q0 आवेश है, तो फिर क्या करेंगे हम, F इक्वल टू हो जाएगा EQ0, चूँकि E इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। ये फार्मूला पहले ही बताया जा चुका है, E इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है, तो F इक्वल टू हो गया EQ0, ये हो गया समीकरण हमारा 4। ठीक है, यदि E इक्वल टू होता है F अपॉन Q0 तो F इक्वल टू हो जाएगा EQ0, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 से मान अगर हम समीकरण 4 में रख दें तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। तो समीकरण 3 से मान समीकरण 4 में यदि रख देते हैं तो क्या हो जाता है, F इक्वल टू 1 अपॉन 4π∈0 इंटू क्यू अपॉन r², ये तो पहले से E का मान आया है, और इंटू क्या कर दिए हम Q0, और इस तरह से ये जो सूत्र आ गया है F इक्वल टू 1 अपॉन 4π∈0 Q0 अपॉन r²। कूलाम के नियम में हमने व्यंजक पढ़ा है क्या, F इक्वल टू 1 अपॉन 4π∈0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r², लेकिन Q1 Q2 की जगह पर यहाँ क्या आवेश लिया गया है, Q0, इसलिए पहला आवेश Q हो गया, दूसरा आवेश हो गया Q0, तो यहाँ हमने कर दिया Q0 अपॉन r²। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो हमने यहाँ न्यूटन लिख दिया, और यही कूलाम का नियम है, या यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। देखिए, इस तरह से कूलाम का नियम गास के नियम से या गास प्रमेय से सिद्ध हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या लिया, किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश की कल्पना करते हैं, वहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दर्शा देते हैं। अब इसे गासी पृष्ठ बनाने के लिए, बंद पृष्ठ बनाने के लिए क्या करते हैं, O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या वाले एक गोले की या स्फीयर की रचना कर देते हैं। इस तरह गोले की रचना हो गई। अब इसके बाद क्या करना, हमें कुल विद्युत फ्लक्स निकालना। कुल विद्युत फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS होता है। इसके बाद EDS को हमने लिख दिया EDS cos थीटा, ये भी फार्मूला पहले ही बताया जा चुका है, उसमें बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो फाई इक्वल टू EDS cos थीटा हो गया, लेकिन थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और उस पर जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, तो वो कोण हो गया क्या, यहाँ पे दोनों की दिशा चूंकि सेम है, DS और E के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। तो इस तरह से हमने यहाँ कर दिया थीटा की जगह पर 0, cos 0 का मान कितना आ गया, 1। तो फाई इक्वल टू आ गया E इंटीग्रेशन DS, E बाहर आ गया चूंकि ये नियत मान है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो DS का इंटीग्रेशन हुआ। DS का इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी गोले के जितने भी भाग हैं पूरे भाग का हमने इंटीग्रेट कर दिया, समाकलन कर दिया। तो DS का इंटीग्रेशन हो गया 4πr², चूँकि गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², और इस तरह से आ गया समीकरण 1। परंतु गास के प्रमेय से, गास का प्रमेय हमें लागू करना है, तो फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये गास के प्रमेय से होता है। तो समीकरण 1 और 2 की हमने तुलना कर लिया तो आ गया E इंटू 4πr² इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। E बराबर निकाले तो 4π∈0 का पक्षांतर किए हो गया Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन 0। इसी को लिखा जा सकता है क्या, 1 अपॉन 4π∈0 इंटू Q अपॉन r²। इसी सूत्र को हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण आ गया 3। इसके बाद
समीकरण 4 कैसे बनाते हैं, यदि हम बिंदु P पर कोई Q0 आवेश की कल्पना करें तो F इक्वल टू हो जाएगा EQ0 समीकरण 4, और समीकरण 3 से मान समीकरण 4 में रख देंगे तो जो फार्मूला आएगा वो निश्चित रूप से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम होगा। इस तरह से गाउस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति बहुत आसान ढंग से हो जाती है। परीक्षक दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यानपूर्वक जरूर आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। साथ में मेरे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।